आर्यन खान केस में एक डेवलपमेंट है, ये आपको कम दिखाई देगा खबरों में। जो खबरें होंगी वो दूसरे तरह की चलने लग गई हैं, क्योंकि अब आर्यन खान को बेल मिल चुकी है। मगर एक ख़ास बात है कि वो इतनी ख़ास बात थी पर वो हमारी नज़र से भी निकल गई। पिछले शनिवार को, आज मंगलवार है, पिछले शनिवार को अचित नाम का जो एक आरोपी था, जिससे कि कहा जा रहा था कि आर्यन खान ने उनसे ड्रग्स ली हैं, वो ड्रग पैडलर हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये इस मामले में उनकी भी अरेस्ट हुई थी। उनको 6 तारीख को शाम को 7 बजे अरेस्ट दिखाई गई थी। 5 तारीख को उनको उठाया गया था और उनके ऊपर फिर केस चलता रहा। एनसीबी ने कहा ये ड्रग पैडलर हैं, इनकी चैट है, व्हाट्सएप चैट है, मीडिया ने उसका तूफान मचा दिया। अब शनिवार को एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट, ध्यान दीजिएगा कि एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट है जिसने सबसे पहले आर्यन खान की ज़मानत को रिजेक्ट किया था, उसने अचित को बेल दे दी है। उसमें उन्होंने 13 पेज का, जज साहब ने, वीवी पाटिल साहब जिन्होंने आर्यन खान की ज़मानत रद्द करी थी, उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। और उसमें मतलब जो चाहा जाता है या स्टैंडर्ड है उससे हटकर पाटिल साहब ने एक डिटेल्ड मेरिट के आधार पे 13 पन्ने का बेल के लिए जो ऑर्डर दिया है, उसमें वो सब तमाम चीज़ें दी हैं कि किन आधारों पे उन्होंने उसकी बेल सैंक्शन करी है। उसमें जो बड़ी बातें हैं कि उसके पास 2.6, मैं समझता हूँ अगर ठीक से याद है, ग्राम जो कॉन्ट्राबैंड मिलने की बात थी, और गांजा, और इसके अलावा कुछ साबित नहीं हो पाया। जज साहब के कमेंट में, उसी ऑर्डर में, उसका सेंस ये निकलता है कि इसके पास से 2.6 ग्राम सिर्फ बरामद हुआ घर से, और कुछ 90,000 करीब उसके समथिंग उसके पास से कैश बरामद हुआ। ऐसे कोई सबूत नहीं मिल पाए सिवाय व्हाट्सएप चैट के आर्यन खान के जिससे कि उसको पेडलर साबित किया जा सके। ये चीज़ उल्लेखित किया। और जज साहब ने यह भी कहा कि ये इल्लीगल अरेस्ट का मामला या उस तरह का मामला भी है कि आपने 24 घंटे से ज़्यादा उसको रखा और पेश नहीं किया किसी जज के सामने, जिसमें एनसीबी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने उसको कहा कि रिमांड देते समय तो ये बात इन्होंने नहीं कही वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर अचित रिलीज़ हो गए हैं, अचित को बेल मिल गई है। उनके ऊपर प्राइमा फेसी एनसीबी साबित करने में असफल रही है कि वो पेडलर हैं। पेडलर छोड़िए, उनकी कंज्यूम करने वाली बात और उनसे बरामदगी भी जब ट्रायल शुरू होगी तब क्वेश्चनेबल होगी। तो ये समीर वानखेड़े के ऊपर बहुत गंभीर जो आरोप नवाब मलिक साहब लगा रहे हैं, ये उस कड़ी में शुरुआत है कि जब कानूनी तौर से हारते हुए दिख रहे हैं समीर वानखेड़े पर की बात निकली है। तो ये भी बता दें कि समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक साहब ने आज और आरोप लगाए, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर आरोप लगाए कि उनकी एक पार्टियां हुआ करती थी 4 सीज़न होटल में, और कुछ 15 करोड़ रुपए तक की होती थी वगैरह वगैरह। क्या ये चीज़ उनको नहीं मालूम थी? और ये पार्टियां सरकार बदलने के बाद बंद हो गई, वो कौन लोग खर्च करते थे पैसा? कल उन्होंने आरोप लगाया था एक्सक्यूज़ मी, अमृता फडणवीस के ऊपर, जो कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी हैं, जिन्होंने काफ़ी पहले एक एल्बम भी रिलीज़ किया था जो अपने आप को सिंगर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करती हैं। उसको अमिताभ बच्चन जी ने प्रमोट करने की कोशिश हर किसी का एक आर्टिस्ट का ख्वाब होता है कि वो बच्चन जी के साथ काम करे। क्या आप गाती तो बहुत वक्त से हैं, रियाज करती हैं, पर क्या आपने सोचा था या आपने प्लान किया था या आपने सोचा था कि मैं कभी बच्चन जी के साथ कुछ काम करना चाहूँगी इस तरह? नहीं सोचा था एक्चुअली, बट व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग फिर से, आई कुड ओनली एंड ओनली इमेजिन, इनफैक्ट भूषण सर कुड ऑल्सो ओनली इमेजिन बच्चन सर देयर as the head of that musical academy. And when he was approached by us, he was kind enough, the perennial superstar was kind enough to say yes to us, and that is our privilege.
एंड बच्चन सर, आप भी गाते हैं, दो आप थोड़ा शाय हैं और आप कभी इस बात को मानते नहीं कि आप अच्छा गाते हैं। क्या आपने कुछ टिप्स लिए या दिए अमृता जी को? सिर्फ लिए। क्या टिप्स मिले आपको? एक तो जो पोशाक पहनाई हमको वो अहमद साहब की देन है। आमतौर पे मैं इस तरह के कपड़े पहनता नहीं हूँ, लेकिन ना पहना दिया तो पहन लिया। दूसरा अवसर मिला अमृता जी के साथ काम करने का। जैसा कि इन्होंने कहा, इनका एक बार आग्रह हुआ और इनको इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए नहीं कि ये मुख्यमंत्री की पत्नी है। करी थी, फिल्म इंडस्ट्री ने उनको एक नॉन क्रिएटिव परफॉर्मर की तरह ही ट्रीट किया था, पर अमिताभ बच्चन जी का नाम आया और फिर उसी मामले में वो फ़ोटोग्राफ और उनके गाने में को स्पॉन्सर और मदद करना और इवेंट में जो इस तरह के व्यक्ति जो कि आजकल अरेस्ट है ड्रग पेडलिंग के मामले में, तो ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। समीर वानखेड़े के ऊपर जो आज आरोप लगाए नवाब मलिक साहब ने, उन्होंने कहा कि ये इतने लाख के फलां जूते पहनते हैं, इतने लाख की पैंट पहनते हैं, इतने हज़ार के शर्ट पहनते हैं, इतना सारा पैसा उनके पास आता कहाँ से है? कोई अपराइट ऑफिसर इतने खर्च नहीं कर सकता। तो मामला अब ये है कि आर्यन खान को बेल न मिलने के लिए जो जड़ थी, अब वो जड़ ही कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है। अभी तक बेल जो अचित को मिली है उससे ये साबित होता है। तो ये एनसीबी का बहुत लचर रवैया है। ये चीज़ बिल्कुल अब स्पष्ट होती जा रही है कि शायद इसमें समीर वानखेड़े जी का जो वसूली का कारोबार है वो है, या फिर ये केंद्र की और राज्य की जो टकराव है जो शुरू हुआ था पिछली कहानी से, जब अनिल वाजे अरेस्ट हुए और फिर परमवीर गायब हो गए, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक, और उसमें आज अरेस्ट हुए हैं अपने क्या नाम है अनिल देशमुख साहब, जिनका कि मंत्री पद गया था इसी मामले में कि 100 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। ऐसे आरोप पूर्व पुलिस महानिरीक्षक ने चिट्ठी के द्वारा उद्धव ठाकरे जी को दिए थे कि मंत्री महोदय 100 करोड़ रुपया हर महीने वसूली की बात कहते हैं। तो उसी में करते करते आज ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया। वो आज पहुंचे थे ईडी के सामने। अब बहुत सारी बातें हैं। कहा यह जाता है कि सीबीआई का केस था, ईडी बीच में कहाँ से आ गई। ईडी तो शुरू में ये कह रही थी कि हम एज ए विटनेस ही इनको इंटरोगेट करना चाहते हैं देशमुख साहब को। आज वो पहुँचे तो उन्होंने ये कहते हुए ईडी ने कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनको 6 तारीख तक के लिए उनको अरेस्ट का ऑर्डर हो गए हैं। आगे देखते हैं क्या होगा इसी मामले में। आगे चलकर अजीत पवार साहब की बेनामी संपत्ति कहकर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्तियों को इनकम टैक्स ने कुर्क करने या कह लीजिए जब्ती करने की बात कही है। अब इसमें आदेश हुए हैं नहीं हुए हैं, क्या हुआ है नहीं पता, पर बात ये मीडिया में है, इसी बिना पर हम कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये केस स्टेट और सेंटर के बीच में है। सेंटर अभी भी इस बात को नहीं समझ रहा कि स्टेट से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन धीरे धीरे उनको और पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। कुल मिलाकर आर्यन खान की एक तरह से जीत हुई है, जिस तरह से बेल ऑर्डर में स्पष्ट तौर से वीवी पाटिल साहब ने लिखा है, और समीर वानखेड़े की हार हुई है, पहली हार, स्पष्ट हार। आर्यन खान की बेल को इस तरह से नहीं कहा जा सकता, मगर ये अचित की बेल जो है और बेल के ऑर्डर में जिस तरह से जज साहब ने लिखा है वो यकीनन समीर वानखेड़े की हार है। और आर्यन खान के मामले में अब हम देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। आर्यन खान को जो बेल में शर्तें दी गई हैं वो बहुत सख्त हैं, अचित को उतनी सख्त शर्तें नहीं लगाई गई हैं। इस बिना पर आर्यन खान की तरफ से वकील कुछ दिनों बाद अगर डिमांड करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि उनकी बेल की शराइत में भी रियायत हो जाए। और कुल मिला के ट्रायल में जाते जाते ये केस मुझे नहीं लगता स्टैंड करेगा। ये चाहे 5 साल 10 साल चले, मगर ये जिस दिन भी इसका रिज़ल्ट आएगा, समीर वानखेड़े से शुरू करते हुए एनसीबी और एनसीबी में बैठे हुए आला अधिकारी, चाहे वो आस्थाना साहब हों
से लेकर गृह मंत्रालय तक के लिए ये बात शर्मिंदगी की साबित होगी। आर्यन खान की शर्तें हट जाएंगी, ये मेरा परिकल्पना है। जो कठिन शर्तें हैं, सामान्य शर्तें रह जाएंगी बेल की। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।